हेलो एवरीवन, वेलकम टू सीपी क्लासेस। गाइस होपफुली आप अपने घर में सब अच्छे होंगे। तो गाइस अच्छे रहिए, ध्यान रखिए अपना। एंड गाइस डिकोड स्पेक्ट्रम सीरीज में आज हम डिस्कस करेंगे लेक्चर सेकंड, और इस सेशन में हम कवर करेंगे डच ईस्ट इंडिया कंपनी। होपफुली आपने फर्स्ट सेशन देखा होगा जहां पर हमने एडवेंट ऑफ यूरोपियंस में पोर्तुगीज को काफी डिटेल में कवर किया था। इनकेस अगर आपने वो सेशन अभी तक नहीं देखा है तो ठीक नीचे डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा। इस सेशन के बाद आप उस सेशन को बहुत ही इजिली एक्सेस कर पाएंगे। अब हम स्पेक्ट्रम सीरीज को इतना डिटेल में क्यों पढ़ रहे हैं, क्या हमारा यहाँ पर उद्देश्य है? अब देखिए, मॉडर्न हिस्ट्री से आजकल ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं, चाहे आप स्टेट पीसीएस एग्जाम की बात करो या फिर स्टेट रेलिवेंट एग्जाम की, जहां पर भी आपको हिस्ट्री का सिलेबस देखने को मिलता है। एसएससी, सीजीएल, इवन यूपीएससी में भी आपको पता ही है मॉडर्न हिस्ट्री से ज्यादातर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो हम मॉडर्न हिस्ट्री को डिटेल में समझेंगे, साथ साथ घटना चक्र सीरीज में हम सेम टॉपिक से क्वेश्चन कवर करेंगे कि आपकी रिवीजन भी साथ साथ चलती रहे। तो चलिए सेशन को स्टार्ट करते हैं। और आज का जो हमारा टॉपिक है डच ईस्ट इंडिया कंपनी। अब थोड़ा सा यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि 17th सेंचुरी में यूरोप में कौन सी कंट्री पावर में आ रही थी। अब देखिए, 17th सेंचुरी के आसपास यूरोप में जो स्पेन है वो वीक हो रहा था, और यही एक रीजन रहा कि जो यूरोप है वहां पर डच या फिर नीदरलैंड स्पेन की जगह ले रही थी, धीरे धीरे पावरफुल कंट्री बन रही थी। अब यहाँ थोड़ा सा हम समझ लेते हैं कि डच इससे पहले क्या करते थे, मतलब नीदरलैंड के जो लोग हैं वो इससे पहले क्या करते थे। तो यहाँ पर जो पुर्तगीज इंडिया से या फिर एशिया में जो जो सेटलमेंट्स थी पुर्तगीज की, जो सामान लेकर जाते थे, उनको बेसिकली डच वाले लेस्बन से एंटवर्प तक पहुंचाते थे। और डच में मेनली स्पेनिश रूल करते थे, मतलब स्पेनिश जो लोग हैं वो काफी ज्यादा नीदरलैंड में रहते थे। तो मेन उद्देश्य क्या था डच का? पहले तो स्पेनिश लोगों को बाहर निकालो, उसके बाद जहां जहां पुर्तगीज सेटलमेंट है वहां वहां हम पुर्तगीज से उन सेटलमेंट को छीनेंगे, और एक तरह से पुर्तगीज की पावर को हम यहाँ वीक करेंगे, चाहे वो इंडिया में हो चाहे वो एशिया में कहीं पर भी हो। तो मेन उद्देश्य आपको समझ में आ गया। अब डच धीरे धीरे अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं, और स्पेन से तो बेसिक नीदरलैंड से स्पेन को तो निकाल ही दिया है। और यहाँ पर एक क्रांतिकारी डेवलपमेंट की गई डच की तरफ से। और ये क्रांतिकारी डेवलपमेंट क्या थी? एक शिप बनाई गई जिसको हम फ्लूट शिप कहते थे। और ये जो शिप थी ना, ये बहुत ही हल्की थी, और हल्की भी आप कह सकते हो या फिर आप ऐसे कह सकते हो कि बहुत फास्ट थी, और इसको चलाने के लिए बहुत कम लोग चाहिए थे। और ये एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी उस समय की डेवलपमेंट थी, और यही एक रीजन रहा कि जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी या फिर डच है वो एशिया तक पहुंच पाया था। और फर्स्ट डच पर्सन कौन था जो इंडोनेशिया के आइलैंड पर आए थे? उनका क्या नाम है? कॉर्नलिस दे हॉथमैन वाज द फर्स्ट डच मैन टू रीच सुमात्रा एंड बैंतम इन 1596। 1602 में परमिशन मिल गई, जो नीदरलैंड की गवर्नमेंट है उन्होंने एक कंपनी को परमिशन दी कि आप एशिया में जाकर ट्रेड कर सकते हैं। तो इंडिया में 1602 में डच की फाइनली एंट्री हुई। और यहाँ पर ये पॉइंट आपने याद रखना है, इट वाज द फर्स्ट मल्टीनेशनल कॉर्पोरेशन इन द वर्ल्ड एंड आल्सो वाज द फर्स्ट कंपनी टू इशू स्टॉक। समटाइम्स इस तरह के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। अच्छा, डच ईस्ट इंडिया कंपनी की जो सेटलमेंट्स थी वो कहाँ कहाँ थी, एक बार हम ये देख लेते हैं। जैसे मसूलीपट्टनम में 1605 में फर्स्ट फैक्ट्री एस्टेब्लिश करी, फिर पुलिकेट में 1610 में, सूरत में 1616 में, चिंसुरा में 1653 में, देन कसीम बाजार, बालासोर, पटना, नगापट्टनम 1659 में या 1659, एंड कोचीन में 1663। तो ये जो फैक्ट्रीज एस्टेब्लिशमेंट ईयर होता है ना, ये आपने यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए, मेन उद्देश्य हमें समझ में आ गया कि पुर्तगीज की पावर को वीक करना है और धीरे धीरे एस्टेब्लिश करना है। और मेन इनका उद्देश्य भी यही था। और साथ साथ जहां पर पुर्तगीज जिस सेक्टर पे वर्क कर रहे थे, जो कमर्शियल गेन्स यहाँ से एशिया से या फिर अदर रीजन से लेकर जा रहे थे, तो उन्हीं को ही बेसिकली इन्होंने अपना टारगेट बनाया। जैसे ट्रेड इन कॉटन, इंडिगो, सिल्क, राइस, ओपियम, ओपियम बोले तो अफीम। डच बिगेन टू एस्टेब्लिश ट्रेडिंग सेंटर इन इंडिया, जहां जहां पर ट्रेडिंग सेंटर एस्टेब्लिश करे वो मैं आपको बता ही चुका हूँ। मेनली इनका जो हेडक्वार्टर था वो कहाँ पर था? बताविया में। बताविया को आज की डेट में हम जकार्ता बोलते हैं। जकार्ता इंडोनेशिया की कैपिटल है। और डच फैक्ट्री सबसे पहले एस्टेब्लिश कहाँ हुई थी? मसूलीपट्टनम में। मसूलीपट्टनम कहाँ पर है? आंध्र प्रदेश में, 1605। अभी हमने डिस्कस करा। अच्छा, डच ने गोल्ड कॉइन्स इशू करे थे, और उसमें भगवान विष्णु की इमेज थी। और इनकी जो मिंट, बेसिकली मिंट कहाँ कहाँ करते थे? पुलिकेट में, और उसके बाद कोचीन में, मसूलीपट्टनम में, नागापट्टनम में, पौंडीचेरी में,
तो ये कुछ एरियाज थे जहां पर ये कॉइन्स को मिंट करते थे। एंड द ग्रेटेस्ट डच मर्चेंट जो जिन्होंने इंडिया में विजिट करा था और इंडिया के बारे में बहुत कुछ इन्होंने लिखा था, इनका नाम आपने याद रखना है, जैन वेन या जैन ह्यूगन वेन। ये नाम आपसे पूछा जा सकता है। अब देखिए स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आते हैं तो वहां पर इस तरह के क्वेश्चन बन जाते हैं। अब सबसे पहले पुर्तगीज से कौन सा एरिया इन्होंने एक्वायर करा था, तो एक एरिया है अम्बोयना। हालांकि ये पूछा नहीं जाता, तो आपने याद रखना है 1619 में सबसे पहले इन्होंने मसाला आइलैंड मतलब इंडोनेशिया को टारगेट करा था कि इंडोनेशिया में हम अपने आप को स्टैब्लिश करें। फिर 1658 में सिलोन को, सिलोन बोले तो श्रीलंका, 1641 में मलक्का, मलक्का अगेन इंडोनेशिया में, और 1632 में हुगली में पुर्तगीज को सप्रेस्ड किया। हुगली कहाँ पर है, बंगाल वाले रीजन में। और 1659 में तंजोर एंड नागापट्टनम वाला एरिया पुर्तगीज से जीत लिया। तो मेन टारगेट कौन थे, पुर्तगीज। अब देखिए ये ट्रिक आपने याद रखनी है, PDEF। अब यहाँ पर सबसे पहले पुर्तगीज आए थे, तो पुर्तगीज को वीक किसने किया, डच ने। और डच को वीक किसने करा, ब्रिटिशर्स ने। और ब्रिटिशर्स ने फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को भी वीक करा था। तो ये ट्रिक आपने याद रखना है, PDEF। मेन 4 कंपनीज आई थी, वैसे और भी आई थी, बट आपने इन चारों को काफी डिटेल में पढ़ना है क्योंकि इनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब यहाँ पर डच ने पुर्तगीज को जैसे वीक करा, अगला टारगेट कौन था, ब्रिटिशर्स। अब ब्रिटिशर्स से जितनी भी इनकी बैटल्स हुई, ये बैटल हार गए। और 1717 से पहले तो छुटपुट बैटल्स हुई थी, और इनको हम डिस्कस करेंगे तब आपको यहाँ पर क्लियर हो जाएगा। तो देखिए मेन क्या था, पुर्तगीज को वीक कर चुके हैं, और डच ईस्ट इंडिया कंपनी का साथ बहुत सारे इंडियन प्रिंसेस स्टेट्स दे रहे थे, जैसे मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, गोलकुंडा के राजा, उसके बाद जिंजी, होपफुली यहाँ पर मैं नाम से ले रहा हूँ, जिंजी। स्पेलिंग आप देख लेना एक बार, जिंजी, गोलकुंडा एंड मुंडेर, तंजोर, कोचीन। और एक ब्लक्कड़ वाला रीजन था, यहाँ पर काली मिर्च के लिए इनको बेसिकली राइट्स दे दिए गए थे कि आप यहाँ पर फ्री में ट्रेड कर सकते हैं। बाकी एरियाज में इनसे टैक्स बहुत कम लिया जाता था, तो प्रिंसी स्टेट्स भी यहाँ पर इनकी हेल्प कर रहे हैं कि आप अपने आप को यहाँ एस्टेब्लिश करें। और खैर ये तो हर कंपनी को बेसिकली राइट्स दिए जाते थे, जो भी जहाँ पर होल्ड होता था इनका, जैसे बंगाल में ब्रिटिशर्स का होल्ड है, हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये समझेंगे जो ब्रिटिशर्स हैं इनके साथ टसल कब स्टार्ट हुई। तो देखिए ब्रिटिशर्स से इन्होंने सबसे पहले तो सिलोन वाला एरिया एक्वायर कर लिया, और इंडोनेशिया तो ये कब्जा चुके थे। उसके बाद मेन कंपटीशन रह गया डच और ब्रिटिशर्स का। अब 1717 से पहले छुटपुट बैटल्स हुए, 3 यहाँ पर एंग्लो डच वार हुई थी। इनको हम ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे, कभी भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाता, जस्ट हमें नॉलेज के पॉइंट ऑफ व्यू से पता होना चाहिए। तो यहाँ पर जो एंग्लो डच वार थी, उसमें ब्रिटिशर्स जीते, और ब्रिटिशर्स ने बेसिकली डच को वीक कर दिया था। और 1717 में फारूक सियार एक मुगल किंग थे, जिन्होंने ब्रिटिशर्स को मैग्ना कार्टा साइन करके दिया। मैग्ना कार्टा क्या था कि 3 एरियाज दे दिए, बंगाल, बिहार, उड़ीसा। या इसको आप बैंक ऑफ बड़ौदा की जैसे शॉर्ट फॉर्म है ना, BOB, ऐसे भी याद कर सकते हो, बिहार, उड़ीसा, बंगाल। अब ये 3 एरियाज बहुत ही कम रेट पर इन्होंने ट्रेड करने के लिए दे दिए, और इसको मैग्ना कार्टा भी कहा जाता है। और इसके बाद ही ब्रिटिशर्स अपने आप को बंगाल वाले रीजन में स्टेब्लिश कर रहे थे। अब देखिए हुआ क्या, एक तो यहाँ पर मैग्ना कार्टा साइन कर दिया, और साथ साथ ब्रिटिशर्स ने डच को बैटल्स हरा दी। तो 1757 में बैटल ऑफ प्लासी हुई, और बैटल ऑफ प्लासी के बाद जब मीर जाफर नेक्स्ट नवाब बने बंगाल के, उन्होंने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया कि आप आइए बंगाल में, हम आपको ट्रेड करने की हर संभव परमिशन देंगे, जो भी हम दे सकते हैं, बस आपको यहाँ पर ब्रिटिशर्स को हराना है। तो यहाँ आपको याद रखना है 1759 में डच एंड ब्रिटिशर्स के बीच में बैटल हुई थी, बैटल ऑफ बिदारा। अब हम थोड़ा सा यहाँ पर समझ लेते हैं कि बैटल ऑफ प्लासी क्यों हुआ था, हालांकि हमने नेक्स्ट सेशन में काफी डिटेल में डिस्कस करना है, बट तभी हमें यहाँ पर समझ में आएगा बैटल ऑफ बिदारा। अब देखिए हुआ क्या, 1756 में बंगाल के नवाब बनते हैं सिराजुद्दौला। ये नाम आपने याद रखना है, सिराज उद दौला। अब इनकी एज बहुत कम थी, कई बुक्स में इनकी एज 18 दी हुई है, कई बुक्स में इनकी एज 20 दी गई है, कई बुक्स में इनकी एज 22 दी गई है। तो इनकी एज के ऊपर अपने आप में एक क्वेश्चन मार्क है, तो हम यहाँ पर 20 मान लेते हैं। अब सिराजुद्दौला जैसी नवाब बनते हैं, एक तो इनके नोबल्स इनसे बहुत ज्यादा परेशान थे,
और सिराजुद्दौला को लगता था कि अब बंगाल वाले रीजन में धीरे धीरे अपनी यहाँ पर पकड़ बना रहे हैं ब्रिटिशर्स और साथ साथ फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी। तो सिराजुद्दौला ने दोनों को इनवाइट करा, ब्रिटिशर्स को एंड फ्रेंच ईस्ट इंडिया कंपनी को, कि आप हमें टैक्स दीजिए। अब फ्रेंच तो यहाँ पर मान गए कि हम आपको टैक्स देंगे, लेकिन ब्रिटिशर्स ने टैक्स देने से मना कर दिया। अब रीजन क्या था? मैग्ना कार्टा, जो फारूक सियार के समय में ब्रिटिशर्स को राइट्स दिए गए थे। अब ब्रिटिशर्स ने कहा कि हमें तो फारूक सियार ने राइट्स दिए थे और फारूक सियार मुगल किंग है, और जहां जहां मुगल की टेरिटरी थी उस समय, तो वो राइट तो माने जाएंगे। तो सिराजुद्दौला ने कहा कि नहीं, हम तो यहाँ पर इंडिपेंडेंट है, बंगाल वाले रीजन में अब हम इंडिपेंडेंट हो चुके हैं, तो हम यहाँ पर कोई भी ऐसा फारूक शहर की राइट्स या फारूक शहर के द्वारा जो आपको परमिशन दी गई है उसको नहीं मानेंगे। तो ब्रिटिशर्स और सिराजुद्दौला के बीच में टसल स्टार्ट हो गई। अब ब्रिटिशर्स यहाँ पर टैक्स दे नहीं रहे थे, सिराजुद्दौला चाहते थे कि इनको यहाँ पर टैक्स मिले और यहाँ पर पावरफुल एज अ नवाब ही रहे। और ये जो टसल थी, इस टसल में एक ब्लैक होल ट्रेजेडी हो जाती है। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी हम नेक्स्ट सेशन में काफी डिटेल में कवर करेंगे, और भी छुटपुट जो बैटल्स हुई ब्रिटिशर्स एंड सिराजुद्दौला के बीच में। अब ब्लैक होल ट्रेजेडी क्या थी कि एक फोर्ट पर सिराजुद्दौला ने अटैक कर दिया, और जैसे ही अटैक करा तो वहां पर 146 सोल्जर्स को कैप्चर कर लिया गया और एक इनको छोटे से रूम में बंद कर दिया। और जिससे हुआ क्या, 123 सोल्जर्स की ड्यू टू सफोकेशन डेथ हो गई, और 23 लोगों ने बहुत ही मुश्किल से अपनी जान बचाई। और जान बचाने के बाद जो ब्रिटिशर्स के उस समय एक तरह से गवर्नर होते थे या एक तरह से हेड होते थे, उनको बताया कि हमने बहुत मुश्किल से अपनी जान बचाई, और इस तरह से सिराजुद्दौला ने लगभग लगभग हमारी जान ले ही ली थी। तो रॉबर्ट क्लाइव को जैसे ही ये पता लगता है, तो रॉबर्ट क्लाइव एंड सिराजुद्दौला के बीच में बहुत भयंकर टसल स्टार्ट हो जाती है। और रॉबर्ट क्लाइव यहाँ पर हर संभव प्रयास करते हैं कि सिराजुद्दौला के जितने भी नोबल्स हैं, जो भी इनके एंगेज्ड हैं, उनको अपनी तरफ कर लो। तो ये प्रोसेस स्टार्ट होता है। और इसके बाद यहाँ पर रॉबर्ट क्लाइव सिराजुद्दौला के जो आर्मी चीफ होते हैं, मीर जाफर, उनको अपनी तरफ कर लेते हैं, और उनको बेसिकली यहाँ पर एक लालच दिया जाता है कि नेक्स्ट नवाब आप होंगे, क्योंकि अब मीर जाफर को नेक्स्ट नवाब बनने की यहाँ पर परमिशन दे दी गई है, एक तरह से यहाँ पर प्रॉमिस दे दिया गया है। उसके बाद मीर जाफर ने बैटल ऑफ प्लासी में किसका साथ दिया? रॉबर्ट क्लाइव का, और सिराजुद्दौला उस बैटल में मारे गए, और नेक्स्ट नवाब बने मीर जाफर। अब जैसे ही मीर जाफर नवाब बनते हैं 1757 में, बैटल ऑफ प्लासी के बाद, अब ब्रिटिशर्स इनसे एक तरह से अपनी हर जो यहाँ पर ट्रेड करने की परमिशंस है, या जो भी इनको यहाँ पर अपने आप को स्टैब्लिश करने में परमिशन चाहिए थी, वो मीर जाफर से बहुत ही इजीली साइन करवा रहे थे। अब मीर जाफर को लग रहा था कि मैं तो यहाँ पर नाम का ही नवाब हूँ। इसके चलते हुए मीर जाफर को लगा कि हमें ब्रिटिशर्स को सप्रेस करना चाहिए। तो मीर जाफर ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को इनवाइट किया कि आप आइए, बंगाल वाले रीजन में हम आपको राइट्स देंगे ट्रेड करने के लिए, लेकिन आपको हमारा एक काम करना होगा, आपको ब्रिटिशर्स को हराना होगा। अगर आप ब्रिटिशर्स को हरा देते हैं तो हम आपकी हेल्प करेंगे यहाँ पर ट्रेड करने के लिए, और हम आपको यहाँ पर ट्रेड फ्री करने की या बहुत सारे राइट्स दे देंगे। और इसके चलते हुए डच ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल में आती है, और इन दोनों के बीच में बैटल होती है, ब्रिटिशर्स एंड डच ईस्ट इंडिया कंपनी। होपफुली यहाँ पर आपको समझ में आ रहा होगा। तो यहाँ बैटल का नाम आपने याद रखना है, बैटल ऑफ बिदारा। 1759 में ये बैटल लड़ी गई थी, और इस बैटल में ब्रिटिशर्स ने डच ईस्ट इंडिया कंपनी को कंप्लीटली सप्रेस कर दिया था। और इस बैटल के बाद ही कहा जाता है, इस बैटल के बहुत सारे नाम है, जैसे बैटल ऑफ बिदारा, बैटल ऑफ चिंसुरा, बैटल ऑफ हुगली। वैसे बैटल ऑफ बिदारा से ही ज्यादातर क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस बैटल में जैसे कि मैंने आपको बताया, ब्रिटिशर्स ने कंप्लीटली सप्रेस्ड किया, और देन यहाँ ब्रिटिशर्स अपने आप को काफी ज्यादा अच्छे से अपने आप को स्टेब्लिश कर पाए थे। तो डच प्रेजेंस ऑन इंडिया सब कॉन्टिनेंटल 1605 से लेकर 1825, और एंग्लो डच ट्रीटी हुई 1824 में। जो भी इनकी मतलब ट्रेडिंग पोस्ट थे, वो सब कुछ ये ब्रिटिशर्स को बेचकर वापस चले गए थे। तो डच एस्टेब्लिश देयर मोनोपली, डच ने अपनी मोनोपली कहाँ पर एस्टेब्लिश करी थी? जितना इनका टेन्योर रहा, पुर्तगीज से इन्होंने सेटलमेंट्स जीते। तो मेन इनका रीजन था मलाया पेनिनसुला। तो आपको ये समझ में आ गया, मलाया पेनिनसुला। और इंडोनेशिया तो इन्होंने कंप्लीटली कब्जा ही लिया था। और डच सेटलमेंट इन इंडिया मतलब कहाँ कहाँ थी? बंगाल, पीपली, चिंसुरा, और एक फोर्ट याद याद रखना आप यहाँ पर, एंड कासिम बाजार, पटना। उसके बाद कोरामंडल कोस्ट, जैसे मसूलीपट्टनम हो गया, पेटापुली जिसको हम निजा पट्टनम बोलते हैं, पुलिकैट, नागापट्टनम, पोर्टो नोवा, और सेडर्सपट्टनम, गोलकुंडा, नागलावंचे, एंड पालाकोलू। ये कुछ एरियाज थे जहां पर इन्होंने अपनी सेटलमेंट एस्टेब्लिश करे थे। ठीक है, तो ये होपफुली आपको सेशन क्लियर हो गया होगा। देखिए, हम एक एक कंपनी को
इसलिए पढ़ रहे हैं कि आपको यहाँ पर हर जो डाउट है वो क्लियर हो, और जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए वो आप बहुत ही इजीली अटेम्प्ट कर पाओ। तो चलिए, इस सेशन में इतना ही। जो भी आपका डाउट है प्लीज कमेंट सेक्शन में पोस्ट करिएगा। नेक्स्ट सेशन में बहुत जल्द मिलेंगे, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। बाय बाय, टेक केयर।